यस बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैंसुरेशन चैप्टर शुरू करेंगे 9 मीटर्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंसुरेशन जो चैप्टर है इसके अंदर फॉर्मूले हैं बहुत सारे, कई सारे डायग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर मैंसुरेशन में सबसे पहले हम ये जानेंगे मैंसुरेशन के अंदर आपका पैरामीटर आ जाता है, आपका एरिया आ जाता है, आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में 1D डायग्राम क्या है भाई, 2D डायग्राम क्या है, 3D डायग्राम क्या है, इन चीजों को हमें जानना जरूरी है। तो यहां सबसे पहली बात ये होगी कि भाई 1D डायग्राम क्या चीज होती है। आप सोचेंगे आप क्या है, जिसके अंदर सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है, ठीक है। तो वो जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि रे है, ये 1D डायग्राम माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2D डायग्राम की, तो उस केस के अंदर 2D डायग्राम वो होता है जिसके अंदर आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, जैसे कि आपका ट्रापेजियम हो गया, जैसे कि आपका रोम्बस हो गया, ये सब 2D डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन 3D डायग्राम वो होते हैं बच्चों जिसके अंदर आपके लेंथ और ब्रेथ और हाइट होती है, जैसे कि क्यूबाइड है, जैसे कि क्यूब है, जैसे कि आपका सिलेंडर है, कोन है, राइट सर्कल कोन है, ये सब चीजें आपके 3D डायग्राम के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम यहां पढ़ेंगे अभी, और सबके एक एक फॉर्मूले को भी देखेंगे। ट्राइंगल क्या है, सर्कल क्या है ना, स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल यानी 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, इन सब के बारे में, क्योंकि हमने पीछे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर पढ़ा है। उस अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के अंदर हमने कई सारे क्वाड्रिलेटर के बारे में जाना है, उनके फॉर्मूलोज को जाना है। लेकिन यहां पर हम जो जानेंगे उन सब चीजों का, और उसके अलावा बहुत सारे और भी फिगर्स हैं जो मैंने बताए आपको, उनके पैरामीटर और एरिया और वॉल्यूम। अब पैरामीटर और एरिया जो आते हैं वो 2D डायग्राम के आते हैं, और वॉल्यूम जो होता है पैरामीटर, एरिया और उसके साथ में वहां पर आपका वॉल्यूम भी होता है। लेकिन वॉल्यूम का मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी है वो चीज बताता है कि क्यूबाइड के शेप में अगर कोई कार्टन है उसके अंदर कितने बॉक्स या कितनी चीज रखी जा सकती है, उसका वॉल्यूम होगा। इसी तरह से राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में अगर कोई चीज है तो वो कितना उसके अंदर लीटर, कितना लीटर वाटर आ सकता है, या एक्स कोई भी चीज जो उसके अंदर आ सकती है, तो उसकी कैपेसिटी होगी, और इसी कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। ये 2-3 बातों का हमें ख्याल रखना है। तो मैंने आपको कितने तरह के डायग्राम बताए, एक 1D है, एक 2D है, और एक आपका 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया, फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो 3D डायग्राम के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों ट्राइंगल की सबसे पहले बात करें तो ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट को क्रॉस करके बनता है। एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, वो कहलाता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 इसके ऑल्टीट्यूड्स भी आ जाते हैं। इसके अंदर मीडियन बात की गई है। मीडियन क्या है, ट्राइंगल की वो लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। बहरहाल जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती है और लाइन को डिवाइड करती है, जो मीडियन होता है ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो आपका नॉर्मल मीडियन। मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसको जरा बंद करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है। तो यहां पर अगर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये D है, तो ये मीडियन जो है ABD और ACD ट्राइंगल यहां पर एक साथ में कवर करेगा। मेरा कहना है कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, इक्वल होगा। मीडियन का काम है कि ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। बात समझ में आती है? तो इस तरह से यहां पर ये चीज थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या है, ये चीज भी आपको बताई गई है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड उस ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो बताया गया है। इसके अलावा इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारी चीजें क्या है। इन सेंटर क्या है बच्चों, इन सेंटर का काम है कि इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। मैं बना के बता देता हूँ, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। यानी इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल बाइसेक्टर है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे देखें भाई, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल के इस तरह से मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन जो है मान लीजिए इसको आगे तक अगर मैं एक्सटेंड भी करता हूं तो ये लाइन जाती है इस तरह से। यहां आपके पास में एक लाइन ये है कि जो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वल पार्ट्स में जा रहे हैं। और ऐसे ही मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ की बच्चों, ये मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये वाला एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। और इसी तरह से एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो इस एंगल को ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो जहां कहीं भी ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है C का, ये एंगल बाइसेक्टर है B का, ये एंगल बाइसेक्टर है A का, जहां कहीं भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर।
तो इन सेंटर बच्चों बात समझ में, इन सेंटर क्या चीज है बच्चों? इन सेंटर जो है वो है कि जो किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट, इन ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल हैं, उन तीनों का जहां इन 3 लाइन को जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, उनका जो जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका इन सेंटर कहलाता है। बात समझ आ रही है? इसके बाद बात करेंगे सरकम सेंटर की। तो बच्चों सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी किसी ट्रायंगल के साइड्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे कि पी क्यू आर। अब मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर था, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जैसे 90 डिग्री का ये है भाई यहां से यहां तक। ऐसे ही मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की तो ये भी 90 डिग्री का बना रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसे ही मैंने यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ की तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है बच्चों। तो जहां कहीं भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे किसके? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, वो कहलाएगा सरकम सेंटर बच्चों। क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। आती है बात सुनिए। ये शाहनवाज कई दिन से क्यों आए हुए भाई? तबीयत सही है इनकी? क्यों छुट्टी कर रहे हैं? क्या कहलाएगा अली? सरकम सेंटर। तो आपका ये क्लियर है इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं बस, ठीक है। कुछ और चीजें हैं, पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर 2 into s होगा, यानी सभी साइड का सम करके यहां पर आप निकाल देंगे। तो इसके बाद कुछ हीरोन्स फॉर्मूले से रिगार्डिंग बताया गया है, सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है किसी भी ट्रायंगल का, उसकी तीनों साइड का सम करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो s होता है। और एरिया ये वाला जो बताया गया है ये एक हीरोन्स फॉर्मूला है, क्लास 9th रेगुलर के अंदर हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से एक चैप्टर है जिसमें पहले हम निकालते हैं पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, जैसे हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं एस सेमी पैरामीटर, यानी एस से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड करने। और उसके बाद जब इसका एरिया निकालेंगे तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये चीज हीरोन्स फार्मूला के चैप्टर के अंदर एक फार्मूला है, एक तरीका फार्मूला है उसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा हीरोन्स फार्मूले से होता है, पहले उसका पैरामीटर निकालना है, तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड करने, फिर वो होता है एस और रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ऐसे रखना है। और एक एरिया आपके सामने ये है। बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यहां आपके पास इस तरह से देखने के, उसके बाद अभी बहुत सारी चीजों को और आगे बताया जाएगा, फिलहाल ये बेसिक चीजें चल रही हैं। एरिया एक और तरीका है कि b/2 रूट में a स्क्वायर माइनस तीनों साइड का सम करके स्क्वायरिंग करना है और 2b के साथ में डिवाइड करके होल स्क्वायर कर देना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है, ये सब बच्चों वाली चीजें, बेसिक चीजें जो आप 6-7 स्टार्टिंग पढ़ करके आए, बस इसलिए ओवरव्यू कर रहा हूं, यहां पर आपको रिवाइज कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? व्हेन ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, जब उस ट्रायंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिनके तीनों साइड्स इक्वल भी होती है। उसके अलावा बात करेंगे पैरामीटर की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो 3 into साइड होगा, नॉर्मल एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जनरल तरीका है। लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड पर स्क्वायर। साइड क्या है? ए है, तो ए पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा, सीधे बैठे। हाइट निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर बात कर रहे हैं, √3/4 इंटू साइड, तो ये चीज हाइट निकलेगी। बात की जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। जब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है भाई? जब जिसके अंदर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, और उसके बाद बाकी के 2 एंगल्स जो हैं वो 90 से छोटे होते हैं बच्चों। इसी तरह से ये सब आपके एकेडमिक में भी काम आने वाला है, जो एग्जाम होगा कल परसों उसमें भी काम आएगा। पैरामीटर निकालने का क्या है? b + h + d। तो यहां पर नॉर्मल तरीका है भाई, पैरामीटर की सभी साइड को सम कर दो, वो भी एक तरीका है। बाकी b + h + d का मतलब ब्रेथ, हाइट, और यहां पर d से मतलब है मेरे ख्याल से कि वही आपका जो हाइपोटेन्यूज का काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वो डायमीटर की शक्ल में कंसीडर किया गया है। बहरहाल वो एज अ सेंटर जब कंसीडर किया जाएगा, यानी सर्कल के अंदर वो ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहां पर आपका एज अ डायमीटर भी काम करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो तीनों साइड का सम करना है, वो आपका पैरामीटर आएगा। और उसके अलावा उसकी हाइट के बारे में अब ऑब्ट्यूज की बात करेंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? उसके अंदर एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये सब फॉर्मूले जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले दे रखे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपको याद करें। बेसिक फॉर्मूला जो ट्रायंगल का है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोजिंग करके साइड्स वगैरह कैसे निकलनी है, जो जनरल चीजें वो आनी चाहिए। बाकी अभी और बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ करेंगे, पैरामीटर, हाफ पैरामीटर, एरिया, ये सब चीजें पढ़ा दी। अब यहां से शुरू होगा ये आपका फिगर के बारे में जो बात कर रहा था मैं, एक है स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एक है स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो आपका 2D डायग्राम है,
जिसकी चारों साइड इक्वल। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर के अंदर आप सारे बच्चों ने इसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी है स्क्वायर की, क्या होती है कि जिनके चारों साइड इक्वल होते हैं, जिनके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ना, ये सब चीजें हमने वहां पर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ी। तो फिलहाल इसका पेरीमीटर निकालने का जो तरीका है 4 इंटू साइड है, लेकिन इसका एरिया जो होता है बच्चों क्या होता है, साइड पर स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सभी बच्चों को, ये यूज होगा अभी क्वेश्चंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी डायरेक्टली 6 एंट्रेंस के अंदर मैंने देखा है कि स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो याद रखना ये बेसिक सी चीज है आपके लिए भी। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है भाई, यहां पर रूट में दोनों ए स्क्वायर करें, दोनों साइड का सम करके स्क्वायर, तो इसको 2a स्क्वायर का मतलब यहां पर रहेगा बच्चों, ये रूट के अंदर है तो इसका सेंस ये है कि रूट 2 और a स्क्वायर है तो इससे एक साइड आने, रूट 2 इंटू साइड, सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखो। रूट 2 इंटू साइड जो है वो क्या है भाई, वो आपका डायगोनल किसका, स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों साइड पर स्क्वायर करेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर के डायगोनल, जो बात मैंने भी पीछे बताई अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर के अंदर हर एक फिगर का हमने वहां पर प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जिनमें मैंने ये भी बताया कि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी जिस जगह पर वो काटते हैं तो वहां से यहां तक दोनों इससे आपस में बराबर, इधर के और इधर के भी, और दोनों तरफ वहां पर सेंटर पर वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 90 डिग्री की बात है वो कहते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी एक ऐसा फिगर है जो 4 साइड का फिगर है, जिसके चारों राइट एंगल होते हैं, लेकिन इसमें 2 अपोजिट पैरेलल पेयर होते हैं, यानी ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल है और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये वाली जो साइड्स है। मेरा कहना है कि यहां ऐसे समझें कि इस तरह से ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है, हर एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का है, और इसके डायगोनल क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें बहरहाल अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की चीजें। फिलहाल हमें फॉर्मूला समझना है। पैरामीटर क्या है भाई इसका, 2 इंटू एल प्लस भी है, ये बेसिक चीज है, आप लोग 6-7 में सब लोग पढ़ करके आए, लेकिन फॉर्मूले यहां जानना जरूरी है क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन जो यहां पर आने वाले हैं वो सब फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर एक फिगर का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूंगा बच्चों, तो इसका डायगोनल निकालने का जो तरीका है वो रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, ये आपका डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला है रेक्टेंगल के। ओके बच्चों, अब एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो होता है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डायगोनल रेक्टेंगल के आपस में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि जिस पॉइंट पर वो काट रहे हैं वहां से वो दोनों बराबर पार्ट्स में जाएंगी लाइन। कहने का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपस में बराबर, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपस में बराबर हो जाएगा। इतना सबका क्लियर? फॉर्मूलों को याद रखना है। अब आपका काम ये होगा, इस क्लास के सुनने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपका काम होगा जितने भी फिगर्स हैं उन फिगर्स के हर एक फिगर के फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे वीडियो को देख करके, तो आसान होगा। फिर हम क्वेश्चन उससे रिलेटेड कराएंगे तो और प्रैक्टिस में तभी आएगा। रटना नहीं है, 2-3-4 बार फॉर्मूलों को लिख लेना है हर एक फिगर का, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पैरेललोग्राम की बात करें, हमने अभी तक 2 फिगर की बात की। यहां पर आगे पैरेललोग्राम क्या है, एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पीछे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर पढ़ करके हैं, बार बार मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि वहां सब चीजों ने, सब बच्चों ने सारी चीजें पढ़ी। पैरेललोग्राम की 2 अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, जैसे कि आपके पास में अगर मैं फिगर बनाता हूं तो यहां कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा बच्चों। इस तरह से सामने ये A, B और ये C और D रहेगा। इसकी ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, इसकी ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है। पैरेललोग्राम के अंदर इसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। AC के बराबर होगा, DB के बराबर होगा। इसके एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है, यानी अगर A और B की बात करूंगा, इन दोनों को सम करूंगा तो 180 के इक्वल आएगा। C और D की बात करूंगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। या B और C की बात करें, एडजेसेंट का मतलब जो सेम साइड पर दोनों एंगल कवर हो रहे हैं, उन दोनों का सम करने पर पैरेललोग्राम के अंदर 180 के इक्वल आएगा। और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट यानी आमने सामने के एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल और पैरेलल होती हैं।
अब बात की जाएगी कि इसका पैरामीटर क्या होता है। भाई पैराडोग्राम भी एक तरह का स्पेशल रेक्टेंगल है, कह सकते हैं रेक्टेंगल से पैराडोग्राम बना है। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वही होगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो एक लेंथ एक ब्रेथ रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ और ब्रेथ का पेयर बना करके लेंथ प्लस ब्रेथ करने के बाद उसके बाद एरिया की बात की जाएगी बच्चों। तो एरिया क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट रहेगा। क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट रहेगा। अब इस बात को ध्यान से समझे जरा, बेस इंटू हाइट एरिया आपका रहेगा। तो बेस क्या है, हाइट क्या है, उसके अंदर जब हाइट क्रिएट होगा वो दिखाया जाएगा। फिलहाल ये जो चीजें बेसिक सी ये सब अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फॉर्मूला यहां पर हमें याद रखना है। डायगोनल्स ऑफ पैराडोग्राम क्या रहेगा भाई, इसको मेंशन नहीं किया गया। डायगोनल्स ऑफ पैराडोग्राम ये मैं बता देता हूं, डायगोनल्स पैराडोग्राम आपस में पैराडोग्राम के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना। रोम्बस की बात करेंगे। रोम्बस एक ऐसा फिगर है 4 साइड का जिसकी चारों साइड इक्वल हैं लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं है। रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड इक्वल है लेकिन उसकी चारों एंगल्स इक्वल नहीं है। अब रोम्बस का पैरामीटर निकालने के लिए भी फॉर्मूला स्क्वायर वाला ही होता है 4 इंटू साइड में, और एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू d1 इंटू d2 किया जाता है। और इसका एक और फॉर्मूला है रोम्बस का, बेस इंटू हाइट, बिकॉज रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैराडोग्राम। सो यहां पर बेस इंटू हाइट करके भी रोम्बस का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, अगर सिचुएशन वहां ऐसी है कि जो वहां पर हाइट आती है। रोम्बस का शेप आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। ये आपको जैसे कि एक रफ फिगर है, ऐसे समझे कि ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। अब इसके अंदर चारों साइड इक्वल तो है भाई, लेकिन इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर होगा, या 90 का बनाएगा। अब इसकी साइड का पैरामीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड करेंगे, एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू d1 इंटू d2 किया जाएगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस जैसा मैंने बताया बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे जहां आपके बारे में, यहां आपका फिगर है ट्रापेजियम। अब भाई ट्रापेजियम कैसा दिखता है, ये क्या चीज है, ये भी आपको पीछे की क्लास में बताया गया है, फिर एक बार बता देते हैं। ट्रापेजियम सिर्फ इसके अंदर एक पेयर ऐसा होता है जो पैरेलल होता है, ये वाला पेयर पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल पेयर है, ये वाले नॉन पैरेलल पेयर है, आगे जाकर के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, जैसे ये वाला और ये वाला डिस्टेंस है, ये इनकी हाइट कहलाती है, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइट कहलाती है। पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम जो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मतलब है चारों साइड का सम कर देना है, ये पैरामीटर। अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब ए प्लस बी क्या चीज है भाई, ए प्लस बी का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बात समझ में आई। हाइट आपके पास में जैसे मैंने नाम रखा ए बी सी डी, ध्यान देना कि ए बी का मेजरमेंट ए है, सी डी का मेजरमेंट बी है, और इसका हमने एच कर दिया। तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, या हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। बात समझ आ गई। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, प्रैक्टिस से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो इसके अंदर आपके सामने क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि मैंने पीछे सारे बताई दिया आपको, जनरल क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर निकालने का तरीका होगा कि सभी साइड का सम करना है, और हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर 2 हाइट रहेंगी अगर जनरली क्वाड्रिलेटरल लिया जाएगा, और एक इसका AC। हालांकि इससे आप कंफ्यूज रहेंगे, फिलहाल इसको स्किप करो, क्योंकि आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब फॉर्मूला लगाना होगा तो आपको वो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल आपके सामने आएगा, वो फॉर्मूले सारे मैंने आपको बताए। अब हम बात कर रहे हैं सर्किल की। सर्किल असल में एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर कोई लाइन सेगमेंट नहीं होती है ना, नो लाइन सेगमेंट, और कोई कॉर्नर नहीं होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, लेकिन ये पॉइंट के कलेक्शन से बनता है, और ये किसी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस को तय करता है, वो आपका सर्कल होता है बच्चों। जैसे कि O से A तक ये रेडियस है, अब यहां से ये फिक्स डिस्टेंस है कि ये रेडियस है। अगर मैं इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर दूं, इस लाइन का नाम इसका B कर देता हूं, तो प्यारे बच्चों AB जो होगा वो डायमीटर होगा, और आप जान सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी एकेडमिक के हिसाब से भी और एंट्रेंस में भी। सबसे बड़ी कोड सर्किल की कौन सी होती है, वो है डायमीटर। कौन सी है भाई, डायमीटर, याद रखना। और उसके अलावा वो डायमीटर जो होता है, जाहिर है कि वो सेंटर से पास होकर के जाता है, तभी वो सबसे बड़ी कोड होती है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, यानी जो आउटर बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, वो आपका
सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, या इसको ऐसे कह लीजिए कि पाई इंटू डी, क्योंकि 2 से जब आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, डी बन जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। बात समझ में आ गई? ये छोटी छोटी बेसिक चीजें याद रखिए। तो डायमीटर अगर आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि भाई इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, अगर इसका सरकमफ्रेंस मान लीजिए कि 22 सेंटीमीटर या 22 पाई दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सरकमफ्रेंस को ऊपर रखना है और पाई से डिवाइड कर देना है, तो डायरेक्ट आपका डायमीटर आ जाएगा। अगर मुझे रेडियस निकालना है सर्कल का, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, इन सबको याद रखना है। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए एरिया अपॉन पाई करेंगे, जो भी सर्कल का एरिया होगा, और उससे डिवाइड करें पाई को, लेकिन रूट में रख करके। आगे बात करेंगे, एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, एक तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब बात करेंगे सेमी सर्किल की। सेमी सर्किल का मतलब सर्किल का हाफ होगा। वो किस तरह का दिखेगा, जैसे कि ये सेंटर है, यहां से यहां तक एक डायमीटर है और इस पार्ट को ये कवर कर रहा है बच्चों, तो इस तरह से ये सेमी सर्किल बन रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं सर्किल के पैरामीटर की, एक चीज आएगी सर्किल का, सेमी सर्किल का पैरामीटर, तो उसका तरीका क्या होगा भाई, ये वाला पोर्शन पूरा ऐड होगा और ये सरकमफ्रेंस जुड़ेगा, ये कहलाता है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल। रीजन बीइंग कि यहां पर जो है पैरामीटर का मतलब ये पूरी लाइन भी कवर होगी, तो इसमें 2r यानी एक आर यहां से एक आर यहां से, ये आ गया 2r, और यहां से यहां तक का ये होता है पाई आर, क्योंकि उसका होता है सेमी पूरे सर्कल का 2 पाई आर, तो जाहिर है कि हाफ का पाई आर होगा, ये चीज जुड़ जाए। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पाई आर प्लस डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई आर का मतलब यहां से यहां तक और डी का मतलब ये पूरा ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई पैरामीटर हो जाए। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि सेमी सर्किल का आप बताइए सरकमफ्रेंस, तो क्या करेंगे, तो आप लगाएंगे सिर्फ पाई आर, और वर्ड आ जाए पेरीमीटर, तो भाई पेरीमीटर का मतलब है ये पूरी लाइन भी जुड़ जाएगी। हाँ, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये पूरी लाइन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर हुआ करता था एरिया सर्किल का, इसका होगा हाफ कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सबको याद रखने और ज्यादा से ज्यादा टाइम लिखना है, तभी आपको याद भी हो पाएंगे। अब बात करेंगे सेक्टर की। हालांकि इसके अंदर सेक्टर का भी मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन आपके लेवल पे सेक्टर से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि सेक्टर आपके किस तरह का दिखता है, क्या चीज होती है। ये एक नॉर्मल सर्किल है, इसका ये एक सेंटर है, एक रेडियस अभी यहां से है, एक रेडियस यहां से माना, और जो 2 रेडियस और एक माइनर आर्क का जो पूरा रीजन होता है वो सेक्टर कहलाता है। जैसे ये O से A और O से B एक रेडियस, और ये क्या है बच्चों, माइनर आर्क है, माइनर आर्क है, और इसका पॉइंट का नाम है P। तो OAPB इज अ माइनर सेक्टर ऑफ दिस सर्किल। बात समझ में आई? अब अगर इसका मेजर सेक्टर की बात करेंगे बच्चों, तो यहां से यहां जो जा रहा है, इसका ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर वाला, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, OABP, ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी की बुक में सेक्टर का जिक्र है और सेक्टर के बारे में वहां पर सारे फॉर्मूले, लेकिन बहरहाल आपको यहां मेंशन हो रहा है तो बता दे रहा हूं, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है, फिर भी आप जान लें। एरिया ऑफ सेक्टर जो है OAPB जो है वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। अब सवाल है कि थीटा क्या चीज है। थीटा यहां पर जो कोई भी एंगल होगा उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 रखेंगे, आर जितना होगा उसको रख दिया जाएगा, फॉर्मूला बन गया, वैल्यूज इस तरह से पुट की जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी बच्चों, उसका होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर, या θ/180 इंटू पाई आर, क्योंकि इस 2 से 360 काटेंगे 180 होगा, तो इसका ये भी फॉर्मूला बन सकता है। बात समझ में आ गई? अब बात करेंगे पैरामीटर की, तो इसका पैरामीटर होगा θ/180 इंटू पाई आर प्लस 2r, तो इसका पैरामीटर होगा। अब बात करेंगे रिंग की, तो भाई रिंग शेडेड रीजन, तो आपको रिंग जो दिखता है किस तरह का, एक सर्कल है, फिर उसके ऊपर एक और सर्कल का लेयर अगर आ रही है, तो रिंग को आप समझते हैं किस तरह का दिख रहा है। तो उसके अंदर एक आउटर रेडियस होगा जो कि आर की शक्ल में, एक इनर रेडियस होगा जो स्मॉल आर की शक्ल में। एरिया ऑफ शेडेड रीजन या कह लीजिए एरिया ऑफ रिंग, तो उसका फॉर्मूला था पाई अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग। ये याद रखना, रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके लेवल पे, तो इसलिए फॉर्मूला आप लोगों को सबको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास
सेगमेंट की बात करेंगे। अब सेगमेंट भी वही चीज है भाई, सेगमेंट जो है कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसकी 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं बच्चों। याद रखना कि यहां पर जो है ये आपका सेगमेंट का फॉर्मूला, सेगमेंट कैसा दिखेगा, ये आपका रेडियस हो गया भाई, एक रेडियस इधर हो गया। अब यहां से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया तो O A B और ये वाला पोर्शन P था, लेकिन बच्चों इसके अंदर ये शेडेड वाला जो है वो आपका सेगमेंट है। शेडेड वाला पोर्शन सेगमेंट वाला पोर्शन, सेगमेंट वाला रीजन क्या होता है, सुनिएगा, एक कोड और एक माइनर आर्क के बीच का, एक कोड और माइनर आर्क के बीच का जो रीजन है वो आपका सेगमेंट है। बात समझे, सेगमेंट का फॉर्मूला यहां पर 3 सिचुएशंस आएंगी बच्चों। 3 सिचुएशंस कौन कौन सी है ये समझना है कि यहां पर अगर थीटा आपका कंडीशन होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री का है और आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, ये मैं आपके लेवल से थोड़ा ऊपर बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके यहां भी आ जाए, आप लोग सुन लो अच्छे से समझ लो। अगर थीटा 60 डिग्री का है तो यहां आपके पास में सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो होगा एरिया यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस यहां पर होगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। असल में ये फॉर्मूला आपको ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या है, सेक्टर का है। सेगमेंट वाला पोर्शन कौन सा है भाई, ये पूरा जो आएगा वो सेक्टर है। अब इस सेक्टर में से जब आप इस पूरे सेक्टर में से जब आप √3/4 आर स्क्वायर को लेस करेंगे तो नीचे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही सेगमेंट है, बात समझ में। लेकिन सेगमेंट की कंडीशन है इस फॉर्मूले की ये है कि जब थीटा 360 डिग्री का, मान लीजिए कि अगर थीटा सेगमेंट के केस में 90 डिग्री का है, तीन ही केसेस हैं 60, 90 और 120, 3 ही पैटर्न है, 3 ही मतलब यहां सेगमेंट का एरिया निकालने के 3 केसेस हैं। अगर यहां 60 डिग्री का रहेगा तो भाई ये फॉर्मूला रहेगा, अगर 90 डिग्री का होगा तब क्या फॉर्मूला रहेगा, मैं फिर लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, जरा समझ लें, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला यही रहेगा, यहां आगे वाला यानी सेक्टर वाला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर, माइनस करेंगे 1/2 इंटू आर। ये केस था भाई 90 डिग्री वाला, ये केस है 60 डिग्री वाला, और एक केस होता है अगर मान लीजिए थीटा आपका 120 डिग्री का है, बस इससे बाहर नहीं आता है। हालांकि 10th स्टैंडर्ड का लेवल है, लेकिन इससे बाहर 10th स्टैंडर्ड में भी 60, 90, 120 के बाहर नहीं आते। हालांकि इसके अलग अगर कुछ आ जाता है इन दैट केस, तब उसका एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल तरीका है, वो बहरहाल आप मत देखो क्योंकि आपके लिए वो लंबी बात हो जाएगी। फिलहाल आप इसको याद रखो, अगर 120 डिग्री का है तो भाई यहां पर भी अगर आप निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए प्यारे बच्चों इस जगह पर क्या करना होगा, वही फॉर्मूला शुरू वाला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे यहां पर किसको माइनस करेंगे, यहां था हाफ, यहां √3/4, यहां होगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये चीज जो है आपकी 120 डिग्री के केस में रहेगी बात। तो बहरहाल आपका लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट इंटरेस्ट बनाए रखना, ये चीज अगर आपने समझ ली तो आगे बहुत बेहतर होगा, काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सेगमेंट तक क्लियर सबका। अब इसके बाद यहां पर हम बात करने वाले हैं 3D डायग्राम के रिगार्डिंग। यहां हम बात करेंगे भाई वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम असल में मैंने अभी बताया किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी चीज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, उसे हम कहते हैं क्यूबाइड। 3D डायग्राम क्यूबाइड कहते हैं। अब क्यूबाइड के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, उस कार्टन के अंदर, उस डब्बे के अंदर कितने और छोटे छोटे डब्बे या छोटे छोटे चीजें और आ जाएंगी, वो उसकी वॉल्यूम की बात की जाएगी। तो वॉल्यूम का मतलब द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कुछ बच्चे जब हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पीछे के सालों में देखा है कुछ बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं, ध्यान से सुनना। जब मान लीजिए पूछा है आपसे वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या आपका मिलीमीटर क्यूब ऐसे करके यूनिट होगी जब आप वॉल्यूम के केस की बात करेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। मेरा कहना है कि यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। और जब आप किसी की साइड निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, तो वो सेंटीमीटर, ओनली मीटर या ओनली मिलीमीटर या अदर कोई यूनिट, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी। मेरा कहना है कि यहां पर आप साइड या पेरीमीटर या आप लेंथ ब्रेथ कुछ यहां पर निकाल रहे हैं
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए पूछा है एरिया, और एरिया पूछा है और सेम यूनिट, मैंने किसी फिगर का एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना मेरी बात को ठीक से। अगर मान लीजिए आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है और उसका मेजरमेंट जो भी कुछ दिया है उसका आंसर फॉर एग्जांपल 20 आता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बहुत मुमकिन है कि 20 सेंटीमीटर लिखा हो। अब बच्चों ने 20 सेंटीमीटर 20 आंसर निकाला, लेकिन उसने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया। ऑप्शंस कैसे गलत होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूं आपको। आया 20 सेंटीमीटर, आपने टिक कर दिया 20 सेंटीमीटर सबसे पहला, लेकिन 20 तो आपका आंसर सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन वो 20 सेंटीमीटर के बाद 20 सेंटीमीटर क्यूब था, सी वाला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज था। तो आपको जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि कई बच्चे जल्दी से देखा अपना नंबर देखते हैं। नंबर ऐसे क्वेश्चंस में, मैंसुरेशन में नंबर के साथ साथ में यूनिट भी बेटा देखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं देखा तो बहुत से बच्चे पीछे के साल में गलत करके हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमें ये वहां पर प्रेशर होता है, या कह लीजिए हम एक्साइटमेंट में होते हैं। कई बार जब आंसर आ जाता है सेम नंबर आ रहा है तो हम यूनिट को मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन वहां पर सही होते हुए भी, पूरा सोल्यूशन सही करने के बाद भी गलत हो जाता है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा किसी एक रेक्टेंगल का आपसे एरिया पूछा है बच्चों, लेकिन उस जगह पर आपसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, मान लीजिए किसी का एरिया आपका आंसर निकला 20, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। रेक्टेंगल का एरिया, अब आपका ए ऑप्शन दे दिया 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या डी ऑप्शन आपको कर दिया नन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, आ रहे 20, एक तो ये है कि ये सब सेम ही है, लेकिन कभी कभी नंबर अलग दे देते हैं, लेकिन दो नंबर सेम दे दिए। मिसाल के तौर पे 20 की जगह मान लीजिए कि 120 कर दिया, या सिर्फ 12 कर दिया, ऐसे समझ लो। तो अब आपने गलती क्या की भाई, 20 सेंटीमीटर यहां है, 20 सेंटीमीटर यहां है और यहाँ 20 सेंटीमीटर। आपने देखा मेरा आंसर 20 तो आ रहा है भाई, मेरा आंसर 20 तो आ रहा है, आपने कट इसको लगा दिया। लेकिन क्या पूछा, एरिया। अगर एरिया पूछा है तो फिर ये वाला लगेगा, ये नहीं होगा। अगर इसी जगह पेरीमीटर पूछा है तो वहां भी देखो 20 सेंटीमीटर यहाँ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यूब है। तो याद रखना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, वो ये कि हमें इन तरह के क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सिमिलर भी हो सकते हैं। जब आपसे मेंसुरेशन क्वेश्चन पूछेंगे, बस वहां पर यूनिट से जस्टिफाई करना है। अगर आपका वॉल्यूम पूछा है किसी भी फिगर का तो उसके ऊपर पावर 3 लग रही होगी। अगर आपसे एरिया पूछा है तो उसके ऊपर पावर 2 लग रही होगी। अगर आपसे पेरीमीटर या साइड या हाइट या लेंथ या ब्रेथ पूछा है तो उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी। तो उसी तरह करना है, सेम नंबर के ऑप्शंस कई दिए जाएंगे और पीछे के साल में दिए गए। बात समझ आ गई? तो इन छोटी छोटी चीजों का याद रखना है। बाकी नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे वॉल्यूम क्या होता है। भाई वॉल्यूम तो मैं बता चुका हूँ, मतलब वाटर लगती है, उससे खेली नहीं और फोकस इधर करिए। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी फिगर का जो वो चीज स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है, वो वॉल्यूम है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्यूब की। तो क्यूब कैसा दिखता है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका एरिया क्या होता है, एरिया में कौन कौन से एरिया होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो असल में क्यूब जो होता है बेसिकली ये आपके स्क्वायर के 6 फेसेस से मिलकर के बच्चों बनाया जाता है। जैसे कि एक ये स्क्वायर है, अगर मैंने यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट किया तो मान लीजिए कि यहाँ आपका, बल्कि इस लाइन को हटाते हैं, यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ये आपके सामने एक स्क्वायर, यहाँ से इसको मैंने एंड टू एंड ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने देखा ये शेप क्या बन गया भाई, क्यूब बन गया। अब आपको एक चीज बता दूं, इस स्क्वायर के 6 फेसेस से मिलकर के बना है, यानी ये इसका एक शेप स्क्वायर का, इसके पीछे एक और है, 2 हो गए, एक टॉप में है, एक बॉटम में है, 4 हो गए, एक इधर लेफ्ट एक राइट होगा, 6 हो गए। तो 6 स्क्वायर के फेसेस से मिलकर के जो फिगर आपके सामने है वो कहलाता है क्यूब। और क्यूब के 2 तरह के एरिया है, एक होता है बच्चों लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। इस लेटरल सरफेस एरिया को कभी कभी हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कब होता है और टोटल सरफेस एरिया कब होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में एक बॉक्स है क्यूब की शक्ल में, जैसे कि पजल वो आजकल आता है, घुमा घुमा करके खेलते हैं बच्चे, उससे अलग अलग कलर होते हैं, उसे सेम कलर करते हैं, वो लाइक एक क्यूब का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको मान लीजिए कि अगर उसका मैं कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस निकालूंगा तो उसके 4 फेसेस को कवर करेंगे, यानी इसका टॉप और बॉटम को जब हटा दिया जाएगा तो उसका एरिया चारों फेसेस का, जिस शेप से जिस मटेरियल से वो बना है उस मटेरियल का एरिया कितना आएगा जब उसके चारों फेसेस कवर करेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये एक रूम क्यूब के शेप में है,
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि रूम ये क्यूब के शेप में और मुझे इस पे इसकी 4 वॉल्स पे पेंट करवाना है, तो मुझे उसके लेटरल सरफेस एरिया या उसके कर्व सरफेस एरिया की निकालने की जरूरत बच्चों होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से ये समझ में आता है यहां पर आपको लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एक ही चीज होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4a²। वजह क्या है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो है 4a² लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस। तो लेटरल कब है मैंने ये बताया, लेटरल को ही हम कर्व कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है? इसका फॉर्मूला होता है 6a²। आई बात समझ में? तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का 4a² और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? टोटल सरफेस एरिया का होता है 6a²। और सवाल इस चीज का है कि यहां पर आपके पास में वॉल्यूम निकालेंगे, तो भाई वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो वॉल्यूम होता है a इंटू ए यानी a का क्यूब, यानी तीनों साइड का लेंथ ब्रेथ हाइट का तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका वॉल्यूम है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपस में तीनों इक्वल होती है, तो इस हिसाब से इसका फार्मूला होता है a पर क्यूब। a मतलब इसकी एज है, इसकी साइड है। बात समझ में आ गई? तो 3 फार्मूले इसके सामने। अब इसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, मैंने बता दिया। इसके बाद डायगोनल की बात करेंगे, तो भाई डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट में साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड, या इसको ऐसे कह लीजिए भाई कि रूट में √3 इंटू साइड। बात समझ में आई? क्यूब के डायगोनल अगर पूछे जाएंगे निकालने को तो क्या फॉर्मूला होगा? √3 इंटू साइड। इतना आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबाइड की। तो प्यारे बच्चों क्यूबाइड आपको कैसा दिखता है? क्यूबाइड रेक्टेंगल के 6 फेसेस से मिलकर के बनाया जाता है, जिसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से आपके पास ये बन रहा है क्यूबाइड। यहां से एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से क्यूबाइड है। अब फॉर एग्जांपल के रूम का जो शेप है ये क्यूबाइड शेप में है। मुझे इसके अंदर भी आपके पास में एक कर्व सरफेस एरिया होगा, एक लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी कर्व और लेटरल एक ही चीज है। तो आप समझ रहे यहाँ पर कर्व और लेटरल एक ही चीज है। टोटल सरफेस इसका अलग होगा। मैंने बताया कि कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है बच्चों? तो यहां पर 2 इंटू एल प्लस बी, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों कि पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या लिखा जाता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखा जाता है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। आती है बच्चों बात समझ में? तो कभी कभी ऐसे भी लिखा। अब आप घबराइएगा नहीं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट क्या चीज है? वो है लेटरल सरफेस एरिया का क्यूबाइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और कर देना है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। एकेडमिक में भी ये काम आने वाला है, इस पर क्वेश्चन आते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया जब इसके सारे फेसेस कवर रहेंगे, जब इसके सारे फेसेस, मान लीजिए कि मुझे इसके चारों वॉल्स पे जो पेंट करवाना है वो पेंट मुझे इस पे भी करवाना है। फॉर एग्जांपल फ्लोर पे वही करवाना, वैसे फ्लोर पे वो पेंट होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि फ्लोर पे वो 6 फेसेस पर अगर आपने करा है वही कलर सेम, या 6 फेसेस पर वो कारपेट या आपने कुछ और अलग मटेरियल लगाया, तो वो मटेरियल का एरिया कितना होगा? तो तब उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्या आएगा? टोटल सरफेस। तो बच्चों यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, क्यूबाइड का शेप आपको दिख रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बच्चों बात समझ में आती है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये याद रखना है, ये मैंने हाईलाइट किया। तो ये एक फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का क्यूबाइड का। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं, मैं बता दूं पढ़ करके अभी क्वेश्चंस आएंगे वो तो आप लोग सब देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसे आते हैं कि कार्डबोर्ड से, एक पट्टे से, एक कार्डबोर्ड से एक कार्टन बनाया गया है, उस कार्टन का टॉप वाला पोर्शन को खोला रखा गया है, तो उसका टोटल एरिया कार्डबोर्ड कितना वहां पर चाहिए, यानी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितना है, यानी उसका टोटल एरिया कितना। तो वहां पर टोटल जो वर्ड आया है, तो बच्चे सोचते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नहीं निकालना। वजह भाई वहां पर जब उस पट्टे से, उस कार्डबोर्ड से, उस पट्टे से, उस कार्डबोर्ड से आप अगर मान लीजिए आप निकाल रहे हैं कार्डबोर्ड का, जिस पट्टे से, जिस मटेरियल से, जिस शीट से, जिस कार्डबोर्ड से आप उस बॉक्स को बना रहे हैं, उस कार्टन को बना रहे हैं, तो उसकी ये वाली दोनों वॉल बनेगी, उसकी ये वाली दोनों वॉल बनेगी, उसका बेस बनेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है क्वेश्चन के अंदर कि उसका टॉप पोर्शन को ऊपर से उसको खुला रखा है, तो ऊपर तो कोई मटेरियल नहीं लग रहा है भाई, तो उस केस में क्या करना है? 2 कंडीशन, ध्यान से सुनना सब लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी। तो उस केस में 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 फेस और एक बेस हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसके साथ प्लस, तो एक फार्मूला ये हो सकता है। दूसरा फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड माइनस कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि टोटल सरफेस 6 फेस कवर हो रही,
एक फेस ऊपर से खुला हुआ है तो एक को माइनस कर दिया। तो ये दोनों कंडीशन है। इस तरह की सिचुएशन में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रहेगी। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे प्रैक्टिस और भी। अब बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो आप लोग सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच। और जो बात मैंने आपको पीछे बताई कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उस पर यूनिट के ऊपर कौन सा नंबर लगता है, कौन सी पावर लगती है भाई? क्यूब लगता है। जब एरिया निकालते हैं किसी भी फिगर का तो क्या लगता है भाई? स्क्वायर। जब किसी की साइड निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, ब्रेथ निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, तो तब क्या स्क्वायर लगता है? क्यूबिक क्यूब लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है बेटा? क्यूब लगता है। क्यूब वॉल्यूम के केस में लगता है, अभी ये पीछे रिपीट करें, एरिया के केस में स्क्वायर लगता है ऑफ। लेकिन जब हम किसी की साइड, किसी की हाइट, किसी का ब्रेथ, किसी का लेंथ अगर निकाल रहे किसी फिगर का, तो उस जगह पर उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपके ऑप्शन जो इन क्वेश्चंस में आने वाले हैं उसमें नंबर्स जो आएंगे वो ज्यादातर ऑप्शन में सेम आएंगे। सिर्फ यूनिट से आपको जस्टिफाई करना है बच्चों, यूनिट से पहचानना है। और वहां पर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया 20-20 वाला, तो बच्चों ने देखा पेरीमीटर ऑफ एरिया निकालना है तो पता चला ए ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, बी ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, सी ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर, डी में नन। तो आपने देखा हमारा आंसर तो 20 आ रहा है और आपने पहले ही जल्दी से भर दिया, लेकिन वो क्या था? स्क्वायर। आपका पेरीमीटर के केस में स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, जो भी यूनिट है, मतलब उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी। मैं बताना ही चाहूँ, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेटरल और कर्व वाली बात सबकी क्लियर। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है बेटा जो L सॉरी जो हम L इंटू बी इंटू एच किया करते थे वॉल्यूम के केस में, वहां मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि तीनों को प्लस करना है, स्क्वायरिंग करके बस रूट लगा देना है, डायगोनल आ जाएगा, क्यूबाइड का डायगोनल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और यूनिट जो भी रहेगी वो इस तरह से आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर या सिलेंडर भी पढ़ा जाता है इसको। तो भाई सिलेंडर कैसा दिखता है, कोन कैसा दिखता है, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो सिलेंडर आपके इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं भाई। इस तरह से आपका एक शेप होगा, यहां पर आपके पास में एक सर्कुलर बेस यहां है, दूसरा सर्कुलर बेस प्यारे बच्चों यहां है, इसका रेडियस यहां से यहां, इसका रेडियस यहां से यहां, दोनों सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो क्या है प्यारे बच्चों? एच है। ये एक आर है, ये एक आर है। ये कहलाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहलाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर आपके पास में 2 तरीके के एरिया होंगे, एक इसका कर्व्ड होगा और एक इसका टोटल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया तब होगा प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं बात करूं इसकी, यहाँ पर शेप बन रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। क्या होता है भाई? 2π कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो भाई पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा? बेस क्या है? 2πr और हाइट क्या है? h है, तो 2πRh हो गया। अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए पूछा जाए डायरेक्टली फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, और आपको ये लिख के दे दिया जाए तो आप घबराना नहीं बेटा। आपको ये लिख के दे दिया, पता चला कि पेरीमीटर, आपको ये लिख के दिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो आप सोचेंगे ये क्या चीज आ गई। तो असल में पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका बेस क्या है भाई? सर्कुलर है, तो सर्कुलर का पेरीमीटर का मतलब है सर्कमफ्रेंस, तो वो होता है 2πr। तो 2πr इंटू एच, तो वो करने के बाद 2πRh ही बनेगा। बात समझ आ गई? जब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तब यूनिट पे क्या लगेगा? स्क्वायर या क्यूब? क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? स्क्वायर। अब इसी तरह मान लीजिए अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच या h प्लस r। 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच। बात समझ में आती है बच्चों? 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, इसको रखेंगे यहाँ वैल्यूज के हिसाब से, r और h यहाँ रखेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों वॉल्यूम की, तो ऐसे याद रखेंगे, जो आपका कर्व सरफेस एरिया है इसका πRh उठाओ और जो 2 है वो r के ऊपर लगा दो। बात समझ आ गई? फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2πRh, इसमें से πRh को उठाओ और जो 2 था वो r के ऊपर लगा दो, वॉल्यूम बन गया। आई बात समझ में? सबके समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? ठीक है। मैंने क्या कहा? 2πRh है, कर्व सरफेस एरिया, πRh को उठाओ, इसका 2 यहां लगा दो तो बन गया πr स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद बात करेंगे आपके कोन की। अब कोन का शेप जो होता है बच्चों कैसा दिखता है?
ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर एक चीज आएगी, दो तरह की हाइट है, दो तरह की लेंथ है, एक स्लैंट हाइट है और एक जनरल हाइट है। तो उसको कैसे जानना है, आपके पास में ये इस शेप में जोकर कैप आपने देखा है, आइसक्रीम का कोन आपने देखा है ना, इस तरह की चीजें आपके कोन का शेप बना रहे हैं। यहाँ एक सर्कुलर बेस है बच्चों, ये आपका रेडियस है, इस सेंटर से लेकर के आपके पास, इस सेंटर से लेकर के बच्चों यहां से जो कनेक्ट हो रहा है ये H है, और ये वाली जो लेंथ है ये L है, इधर कह लो या इधर कह लो ये L होता है। बात समझ आई? ये है राइट सर्कुलर कोड। क्या है बेटा? राइट सर्कुलर कोड। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर जब मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट सर्कुलर बेस नहीं होगा। इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात क्या है, सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट, यहाँ पर सर्कुलर नहीं ऐड होगा। बात समझ में आ रही है? और जब दोनों सर्कुलर ऐड हो जाएंगे तो वहां पर जो है आपका टोटल बन जाएगा। ऐसे ही जब इसका सर्कुलर बेस ऐड हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाएगा तो वहां पर टोटल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने देखा है कि सर्दियों के दिनों में अगर हम कटपुले से नीचे उतर करके थोड़ा जाते हैं तो कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर कुछ लोग दवाई बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे अपना ऐसी रेन बसेरा बना करके रह रहे हैं, तो वो इस शेप में उन्होंने टैरपॉलिन लगाया और जमीन पर अपना कुछ भी बिछा लिया, और ये वाला शेप जो है ये क्रॉस सेक्शन पार्ट कहलाएगा कोन के शेप में, तो वो कर्व सरफेस एरिया में जाएगा। लेकिन अगर जो टैरपॉलिन, जो कपड़ा, जो मटेरियल उसने इसको बनाने में लगाया वही मटेरियल नीचे बिछाता तो वो मटेरियल टोटल कितना लगाया, तब फिर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि वो उसने बिछाया भी है नीचे और इसने ऐसे क्रॉस सेक्शन भी लगाया है, तो उस केस में वहां पर उस मटेरियल का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर एल। क्या होता है भाई? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, आर आप दे रखा होगा, एल या तो गिवन होगा, कभी कभी कर्व सरफेस एरिया पूछा है लेकिन आपको आर और एच दे रखा है। कभी कभी कर्व सरफेस एरिया आपको पूछा है कोन का, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे और आपको आर और एच दे रखा होगा। अब आप कहेंगे यार इस क्वेश्चन के अंदर तो आर है और एच है लेकिन कर्व सरफेस का फार्मूला तो पाई आर एल होता है, तो अब हम क्या करें? तो कुछ घबराना नहीं है, उसका एल का फार्मूला होता है, एल निकालने का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या फार्मूला है? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला एल निकालने। अगर अक्सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपसे मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया कोन का पूछा है लेकिन आपको आर दे रखा है और एच दे रखा है, एच दे रखा है और आर दे, मान लीजिए कि अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा एच दे रखा है और एल दे रखा है लेकिन आर नहीं दिया, तो इस फार्मूले से ट्रांसपोजिंग करके अलग अलग तरीके से कई फार्मूले बन जाएंगे। अब अगर ध्यान से देखेंगे एल निकालने का नॉर्मल फार्मूला रूट एच स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि आपको निकालने, मान लीजिए यहाँ एल स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा, और मान लीजिए आपको एच दे रखा था और एल दे रखा था, तब आप आर निकालेंगे, क्या करेंगे? माइनस एच स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू के बाद आर, यहाँ स्क्वायर है तो इधर से हटेगा रूट लगेगा, तो आर निकालने से इसी से ट्रांसपोज कर लिया। आई बात नहीं? ऐसे ही बच्चों अगर आपके पास में मान लीजिए कि यहाँ पर L और R दे रखा है, H नहीं दे रखा भाई, तो आप क्या करना है? आपको करना है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और इज इक्वल टू इधर क्या बचा? H स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, तो कहने का मतलब है इस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं। मेन आपका ये वाला है, ठीक है बच्चों, मेन आपका फॉर्मूला ये वाला है। ओके, अब इसके बाद कर्व सरफेस एरिया के बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये बात समझने वाली है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, इसका होगा फार्मूला इसका फार्मूला है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया मेंशन होगा, सॉरी एल, आर प्लस एल। ये क्या है आपका? पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका कोन का फार्मूला। तो अब तक हमने क्यूबाइड, क्यूब, कोन और सिलेंडर के बारे में पढ़ा। तो हालांकि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर मेंशन होगा स्क्वायर। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों स्फीयर की, स्फीयर और हेमीस्फीयर, फिर उसके बाद रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। स्फीयर जो है बच्चों कैसा दिखेगा आपको, लाइक तो ऐसे समझो ये आपका एक सेकेंड,
ये आपका सेंटर है, यहाँ से ये आपका एक स्फीयर का शेप है। आप जब देखेंगे कि यहाँ पर इसके दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, स्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया होता है, या उसे हम सरफेस एरिया ही कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना इस चीज को, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरह से इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज छोटी छोटी है जो आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद अगर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर का इसका आधा मान लें तो उसका शेप होगा हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया, या एक चीज आएगी इसके कर्व सरफेस एरिया और एक चीज आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वो होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज याद रखना। और इसी तरह से अब टोटल सरफेस एरिया इसका 3 पाई आर स्क्वायर है, फिर उसके बाद आ जाता है 4 पाई। तो ऐसे समझे 2, 3 और 4। बात समझ में आई? तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर है, और 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू, यहाँ 4/3 है, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब आपका दिखता है हेमिस्फीयर जो है कुछ ऐसा दिखता है जैसे आपके घर में बाउल के जो शेप है वही है आपका। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये था आपका हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, टोटल सरफेस, लेकिन इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं है। इतना फॉर्मूले सबके क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? सबका क्लियर? आज ही जाकर के रिवाइज करना है सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी फिगर्स कवर हो गए। अब स्फेरिकल शेल है यहाँ पर, जिसमें मैंने आपको बताया वहां पर रिंग की बात आती है, उसके अंदर आउटर रेडियस ये है, इनर रेडियस ये है, थिकनेस निकालेंगे इसका, तो स्फेरिकल शेल का थिकनेस निकालेंगे, यानी जब दो सर्किल एक साथ में ऊपर ऊपर आ रहे हैं तो स्फेरिकल शेल माना जाएगा। तो वहां पर जो है r माइनस r करके आप निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल का क्या होगा? 4/3, यानी स्फीयर के शेप में। अब यहां पर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल वाला, 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल वाला, 4/3 पाई कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आर क्यूब में से कैपिटल में से स्मॉल को लेस कर देंगे। ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल वाला यानी बाहर वाला, और स्मॉल वाला आपका अंदर वाला, ये याद रखना है। प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इज इक्वल टू के बाद कुल मिलाकर के क्या बन रहा है? 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैपिटल वाला। ये जितनी चीजें हैं आप सबको याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर लेंथ डायगोनल की देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पर क्वेश्चंस इंटरेस्ट में बने हैं, याद रखना, ढंग से सुन लेना। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर डबल देन द एरिया गेट्स क्वाड्रपल्ड। मतलब कि एरिया जो आएगा 4 गुना हो जाएगा अगर उसका डायगोनल की लेंथ स्क्वायर की डबल होती है। अगर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज होता है 4-फोल्ड तो हर साइड उसकी डबल हो जाएगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगर लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की ट्रिपल होती है तो उसका एरिया जो है 9 टाइम्स फोल्ड होगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा। इसी तरह से अगर डायमीटर सर्किल का जो है रिड्यूस होता है 50% तो सरकमफ्रेंस डिक्रीज होगा 50%। बात समझ में? अगर डायमीटर 50% कम हो रहा है पहले वाले डायमीटर के मुकाबले में तो उसका सरकमफ्रेंस भी 50 मीटर डिक्रीज हो जाएगा। अगर क्यूब की हर एक एज डबल होती है तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं। इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए क्यूबाइड आर डबल, अगर लेंथ एंड ब्रेथ क्यूबाइड की डबल होती है तो हाइट सेम रहती है, तो उस केस में देयर इज अ 4-फोल्ड इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4 गुना बच्चों हो जाएगा। इसी तरह से द लेंथ ऑफ अ क्यूबाइड इज डबल, इज लिखा हुआ है बच्चों, इज डबल व्हाइल द हाइट इज हाफ। अगर क्यूबाइड की लेंथ डबल होती है तो हाइट आधी हो जाएगी, तो उसका वॉल्यूम उस वक्त सेम रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल की क्लास से यहाँ कंटिन्यू किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी जो मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बाकी आप लोग ट्राई करना। बुक आपके पास है, कंटेंट आपके पास है पूरा, उसको लगा के लाओ, जो डाउट है वो बताएंगे, फिर इसके PYQs प्रॉपर्ली करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रख रहे हैं और अभी आप कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है।